हाँ जी साहब, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी इसका बना दिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से उसको आप देख सकते हो। उससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर न्यू हो तो आप हमारे चैनल स्टडी सक्सेसफुल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट क्लास ऑन प्रीवियस क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन इसी चैनल पर दी जाती है। ठीक है, तो क्लास को करते हैं स्टार्ट कुछ ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग एजुकेशन मोटिवेशन लाइनों के साथ। जिंदगी उसी को आजमाती है, जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है, कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है, पर जिंदगी उसी की है जो कुछ खोकर मुस्कुराता है, पर जिंदगी उसी की है जो कुछ खोकर मुस्कुराता है। तो इन्हीं इंटरेस्टिंग लाइनों के साथ हम क्लास को करते हैं स्टार्ट जी। करते हैं क्लास को स्टार्ट। आप लोग यहाँ पर तो आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस कराने वाले हैं आप सभी के लिए। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया है कि इस क्लास में हम इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस को सॉल्व कराएंगे एंड एक आध प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चंस भी करा देंगे, है ना। तो यहाँ पर आप पहला प्रश्न देख पा रहे होगे, ये डेरिवेशंस तरीके का प्रश्न दे रखा है। एक सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, R1 कैपिटल R1 प्रतिरोध में कुछ समय तक धारा भेजती है। एक अन्य प्रतिरोध R2 में उतने ही समय तक धारा प्रवाहित की जाती है। यदि दोनों के प्रतिरोध ऊष्मा समान हो तो सिद्ध कीजिए कि R बराबर अंडर रूट के अंदर R1 इंटू R2, है ना। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये स्टूडेंट 2019 में पूछा गया था। आप इसे देख सकते हो पेपर को उठाकर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद होना चाहिए कि व्यय शक्ति बराबर होता है I स्क्वायर इंटू आर। आई क्या है, आई बराबर फॉर्मूला होता है E अपॉन आर प्लस आर। वही फार्मूला हमने यहाँ पर पुट कर दिया है, समझ में आया। इसका स्क्वायर कर दिए, जैसे यहाँ पर दे रखा इंटू में आर, हमने यहाँ पर जैसा वैसे लिख दिया। अब देखिए, चूंकि इस प्रकार से जो हमारा दे रखा है, कह रहा है उनकी ऊष्माएं क्या है, बराबर है। तो E1 बराबर आप बोल सकते हो E2, ऊष्मा वैसे होती है Q, Q1 बराबर आप बोल सकते हो Q2, है ना। तो दोनों वैल्यूज को आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर सामने रख दोगे, एक दूसरे के इक्वल टू में रख दोगे। तो मैंने वैसा ही कर लिया है। E1 अपॉन E अपॉन कैपिटल R1 प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर, E अपॉन कैपिटल R2 प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। यहाँ R1 है, यहाँ पर R2 है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसके फार्मूलों को हम लोग यहाँ पर खोलने वाले हैं। तो भाई ई स्क्वायर इसमें सेम है, ई स्क्वायर से ई स्क्वायर आप लोग यहाँ पर काट सकते हो। इन्होंने डायरेक्ट किया है, एक मिनट, इन्होंने डायरेक्ट कर दिया है, ई स्क्वायर से ई स्क्वायर काट दिया। R1 यहाँ बचा, है ना, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। यहाँ पर R1 है और ये वाला कंडीशन से हमारा क्या हो जाएगा, इस वाले का मैंने कर दिया होल स्क्वायर, इसका करेंगे तो R2 का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर प्लस 2 R2 इंटू R1। अब क्या करोगे, इस प्रकार इसी को हम सॉल्व कर देंगे, इस वाली कंडीशन को यहाँ उठा के ले आएंगे। R1 का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल R1 इंटू स्मॉल r। अब आपको क्या करना है, पक्षांतर कर देना है। पक्षांतर करने के बाद R1 माइनस R2 में से R स्क्वायर कॉमन कर लोगे, क्योंकि यहाँ भी R स्क्वायर है, यहाँ भी R स्क्वायर है। तो आप सॉरी एक मिनट, हाँ यहाँ भी R स्क्वायर है और ये देखिए यहाँ भी R स्क्वायर है। तो ये वाला और ये वाला इसको उठा के इधर ले आओगे और यहाँ से R स्क्वायर को कॉमन करोगे तो R1 माइनस R2 बच जाएगा। अब एक चीज़ आप यहाँ देखना, यहाँ R1 R2 है ना,
और यहाँ एक 2R1 R2 हैं, और यहाँ पर कितने हैं 2R1 R2। तो 2R1 R2 से 2R1 R2 क्या होंगे भाई, कट जाएंगे। आप तो ये सोच रहे होगे ना, बिल्कुल सही सोचा आपने बच्चों, ये कट जाएंगे। अब आपको क्या करना है जी, अब ये तो हमने सॉल्व कर ही लिया, ये चीज़ बचा हमारे पास R1² × R2, और यहाँ पर क्या बचा R2² × R1, मतलब दोनों की कंडीशन अलग अलग हैं। तो क्या करोगे, यहाँ से R1 और R2 को कॉमन कर लोगे, फिर R1 - R2 हमारे पास बच जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है R², हमें R की वैल्यू को फाइंड आउट करना है जी। तो आप क्या करोगे, इस वाली कंडीशन से आप इसको काट सकते हो, सिंपल आपको दिख रहा है R1 - R2 कैपिटल स्मॉल r का होल स्क्वायर, इससे ही कट जाएगा। तो आप कह सकते हो ये R² बचा हमारे पास। तो R² को जब पावर को इधर भेजोगे तो रूट में नहीं आ जाएगा, तो स्मॉल r बराबर √R1 × R2। ठीक है, इस प्रकार से ये फार्मूला प्रूव हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से यहाँ पर क्या है, एक मिनट जी। किसी सेल के वैद्युत वाहक बल तथा इनके सिरों के बीच टर्मिनल विभवांतर में संबंध का सूत्र स्थापित कीजिए। यह ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी सेल के टर्मिनल विभवांतर वैद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध दर्शाइए। दर्शाइए कि टर्मिनल विभवांतर सेल से ली गई धारा पर निर्भर करता है। अगला ये 2009 में आया था, इसी बेस पर अगला क्वेश्चन आ सकता है। देखिए क्वेश्चन किस किस टाइप से बन सकते हैं आपके पेपर में। ठीक है, किसी सेल के वैद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या संबंध है, इसे स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर मैं अपनी नोटबुक से ये क्वेश्चन को मैं आंसर लेकर आया हूँ, है ना। यहाँ पर मैं हैंड रिटन नोट लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन को मैंने अपनी कॉपी पे पहले हल किया है, फिर मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ, है ना। मेरी कॉपी से ये क्वेश्चन है, बट मेरी लैंग्वेज में है, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। सेल का टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध क्या होता है। तो संबंध ये होता है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई भी आंतरिक प्रतिरोध की ये बात कर रहा है हमसे जी। तो माना एक वैद्युत परिपथ निम्न प्रकार है, आपको ये सब पता होगा, ये क्या है वैद्युत परिपथ। तो ये हमारा हो गया वैद्युत परिपथ। ठीक है, ये क्या है, ये दिख रहा है आपको, ये ए लगा, ए फॉर एमीटर हो गया, ये आर लगा, इसको बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध, और ई लगा, ई फॉर वैद्युत, ये होता है ई, है ना, ई फॉर बैटरी लगी हुई है। यहाँ पर कैप जो आर लगा हुआ है इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, जो के है इसको बोलते हैं कुंजी। ठीक है, अब देखिए सेल द्वारा ली गई ऊर्जा ई बराबर क्या होता है, ऊर्जा कहो या फिर बी बराबर हमने क्या पढ़ा है W/Q, या फिर क्या कहो विभवांतर कहो, बात तो एक ही है। E बराबर W/Q हो जाता है, तो W बराबर क्या हो जाएगा E × Q। तो वो ही हम यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे आप इतना करोगे तो यहाँ पर एक चीज़ आपको और पता होगा, जो Q होता है ना, Q बराबर क्या होता है I × T, है ना। तो वही मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, ये लिख रखा है आप लोगों के लिए मैंने, है ना। फिर क्या करोगे W बराबर क्या हो जाएगा EIT, क्योंकि E होता है हमारा क्या, E होता है V, है ना। तो EIT W के बराबर आ गया। अब आप क्या करोगे, माना प्रतिरोध R का विभव V हो तो सेल द्वारा किया गया कार्य वाह्य कार्य कितना हो जाएगा, तो वाह्य W बराबर VIT नहीं हो जाएगा। एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, अगर कोई वस्तु अपने आप में बाहर कार्य करती है तो W बाह्य लिखते हैं वहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा VIT, वहाँ पर E है लेकिन यहाँ पर V हो जाएगा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध R हो तो सेल द्वारा लिया गया उत्पन्न विभव पतन, तो विभव पतन को दर्शाते हैं V बार बराबर I × R, क्योंकि V = IR होता है, तो यहाँ कैपिटल R की जगह हमने स्मॉल r रख लिया है। सेल द्वारा लिए गए आंतरिक कार्य, आंतरिक में क्या लगाओगे आप, ये वार है तो वार लगा दोगे, है ना। अब V बराबर हमने क्या बताया था आपको, ये रहा V बराबर फार्मूला I × R, तो यहाँ पर I ऑलरेडी रखा है तो I² RT आ जाएगा, यानी कि I² RT निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है, टोटल कार्य को जोड़ देना है, तो अतः टोटल कार्य कितना हो जाएगा W बराबर YW प्लस आंतरिक W, दोनों को ऐड कर दोगे आप लोग, है ना। फिर क्या करोगे, W बराबर फार्मूला निकल के आ जाएगा VIT प्लस I² RT, है ना।
फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर देख सकते हो आई टी मैं यहाँ से कॉमन कर लूँगा, क्योंकि यहाँ भी आई है यहाँ भी आई है, यहाँ से आई टी कॉमन काउंट कर लिया, तो वी प्लस आई आर यहाँ से बच जाएगा। ये ध्यान से सीखना, बी प्लस आई आर बच जाएगा। और आई टी से आप लोग क्या करोगे, आई टी को यहाँ पर काट दोगे, है ना। डब्ल्यू बराबर में बताया नहीं था, आई इंटू टी मैंने फार्मूला अभी कराया है आप लोगों के लिए। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट, इससे इसको काट दोगे, इसको काटते ही आपके पास निकल के क्या आ जाएगा, ई बराबर बी प्लस आई आर। देखिए अधिकांश कंडीशन में ये फॉर्मूला लगता है ई बराबर बी प्लस आई आर, कुछ कंडीशन में माइनस वाला भी फॉर्मूला लगता है, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक है ना जी। अगला है वीट स्ट्रेन सेतु का सिद्धांत क्या है। ये क्वेश्चंस भी आ सकता है, आप देख सकते हो किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 17, 14, 9 से 6 में पूछा गया है ना। पी बटे क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस की हमें प्रूव करने के लिए बोला गया है। तो आप समझ सकते हो क्वेश्चंस को कितने टाइप से यहाँ पर घुमा के पूछा गया है ना सन में। तो जैसे कि मैंने बता दिया है, अब मैं सारे क्वेश्चंस आपको हैंड रिटन के द्वारा ही कराऊंगा। अपने जो नोट्स बने हुए हैं उन्हीं नोट्स के द्वारा आपको ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ सिंपल भाषा में। इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे कौन, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे प्रोफेसर व्हीट स्ट्रेन सेतु ने प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। फिर अगला क्या है, इसकी रचना कैसी होती है, रचना देख लेते हैं। माना 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस 4 भुजाओं ए बी बी सी सी डी और ए डी से इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि मिलकर एक चतुर्भुज की रचना करते हैं तथा बिंदु V और D के बीच एक धारामापी ग्रिड G से जोड़ देते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, बिंदु A और C का संबंध एक बैटरी E से कर देते हैं जिससे हमारा व्हीट स्ट्रेन सेतु बनकर तैयार हो जाता है। व्हीट स्ट्रेन सेतु का ये आप लोग चित्र देख लीजिए, है ना, मैंने बनाया है, ये अच्छे से देख लेना। ये क्या है, यहाँ पर P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया। यहाँ पर I धारा जा रही है इधर के लिए, यहाँ से I2 धारा जा रही है, बीच में लगा है, इसको बोलते हैं ग्रिड, है ना। यहाँ पर एक बैटरी जोड़ दी हमने, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक, ये चित्र आपको अच्छे से बना लेना है। इसका सिद्धांत क्या है ये भी सुन लीजिए मेरे। तो व्हीट स्ट्रेन सेतु को बनाते समय प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजन करते हैं कि जिससे ग्रिड G के मान में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात VD के बीच वेग समान रहता है। V4 यहाँ पर वेग नहीं है, V4 क्या है, वोल्ट समान रहता है, विभवांतर समान रहता है। ठीक है, किन्हीं भी 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अगली 2 संलग्न भुजाओं के लगी भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। इसको समझ लेते हैं अच्छे से। अब यहाँ पर एक लूप बना हुआ है, वो लूप ABCD ए में I1 P माइनस I2R बराबर 0, ये हमारा लूप बन हो गया। अब इसी प्रकार से समीकरण मान लेना। अब लूप दूसरा क्या है, लूप BCDB में I1 Q माइनस I2S, समीकरण नंबर 2 यहाँ पर आपने मान लिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दोगे, आंसर निकल के आ जाएगा। तो समीकरण 1 को हमने समीकरण 2 से भाग दे दी। जैसे ही समीकरण 1 समीकरण 2 को भाग दोगे, I1 से I1 कट जाएगा और I2 से I2 कट जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ जाएगा P बटे Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S। तो इस बेस पर न्यूमेरिकल आता है, इसको याद कर लीजिए, है ना स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ओम का नियम क्या है। ओम का नियम तो हाई स्कूल बेस है, बट इसको प्रूफ आप इंटरमीडिएट में करोगे। तो आपका इंटरमीडिएट है, जैसा कि आपको पता होगा, तो इंटरमीडिएट के छात्र इसको प्रूव करना सीख लीजिए। ओम का नियम मैं ट्रिक से बताऊंगा कि आप ट्रिक से इसे कैसे सॉल्व करोगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है पूरा क्लास जरूर देख के जाइए, कुछ नॉलेज जरूर मिलेगा इस क्लास से, है ना। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं, ताप इत्यादि में कोई परिवर्तन ना हो तो उसमें उत्पन्न विभवांतर और धारा का अनुपात नियत रहता है, जिसे ओम का नियम कहते हैं।
ओम का नियम क्या हो जाएगा, V अपॉन आई इज इक्वल टू आर, ये ओम का नियम का फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए ओम का नियम का फार्मूला आप प्रूव कैसे करोगे, इसकी मैं शानदार ट्रिक लेकर आया हूँ और ट्रिक के साथ मैं इसको बताने वाला हूँ। तो शानदार ट्रिक क्या है, पहले आप इसकी थ्योरी लिखेंगे प्रूफ। माना L लंबाई के किसी चालक तार में I धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, अर्थात I बराबर NABDE। ये आपको नहीं पता है ये वाला टॉपिक, I बराबर NABDE कहाँ से आ गया, तो आप हमारा पिछला वीडियो देखिए, पिछली क्लास देखिए, वैद्युत धारा का पार्ट 1 देख लीजिए, उसमें मैंने इस क्वेश्चन को अच्छे से बताया है, इसको मैंने प्रूव भी किया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो उसके लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए इसकी ट्रिक अब मैं बताने वाला हूँ। ट्रिक क्या है, सबसे पहले हम आई को निकालेंगे, फिर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे, फिर हम उसका आवेश निकालेंगे, उसके बाद हम वीडी अनुगमन वेग निकालेंगे। इसकी ट्रिक है IEQBD। ये ट्रिक अगर आपको याद है तो आप 100% इस क्वेश्चन को बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे, है ना, प्रूव कर पाओगे चुटकियों में। तो हमने पहले आई की वैल्यू लगा दी, अब क्या निकालोगे इसमें, जैसे कि ट्रिक मैंने बताई थी, यहाँ पर ई निकालोगे। ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, विभव प्रवणता से ई इक्वल्स टू बी अपॉन एल। अब आप निकालोगे क्यू। क्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ई पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगाया जाने वाला बल F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई होता है, लेकिन यहाँ पर बेटा क्यू के स्थान पे हमने ई लगाया है, क्योंकि यहाँ पर क्यू एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है इसीलिए, है ना। तो F इक्वल्स टू ई और इसमें रहेगा ई बराबर हमने लगा दिया B/L। समझ में आ गया सभी लोगों के जी। अब आप क्या करोगे, बल पर लगने वाला बल पर ई में उत्पन्न त्वरण A इक्वल्स टू F अपॉन M होता है, ये फॉर्मूला सभी को मैंने बता दिया है। अब ये ई यहाँ पर दे रखा है और F की वैल्यू मैंने यहाँ पर उठा कर यहाँ लगा दी, ठीक है। फिर आप क्या है, ए बराबर यहाँ पर हो जाएगा AB/L। अब इस टोटल के बटे में क्या लिखोगे आप, M, तो मैंने यहाँ ऑलरेडी M लिख दिया है। अब आप क्या करोगे, ए बराबर हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, A इक्वल्स टू EV/LM। ये हमारे पास उसका त्वरण निकल के आ गया। अब आपके पास त्वरण निकल के आ गया, अब क्या निकालोगे आप लोग, इसमें उत्पन्न अनुगमन वेग निकालोगे, है ना। तो अनुगमन वेग के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, V इक्वल्स टू होता है U + AT। यहाँ पर T नहीं होगा स्टूडेंट, यहाँ पर टा होगा, जहाँ टा छांती बल है, ठीक है जी। तो अगला क्या है, तो इस प्रकार से हम अगर हम BD लगा दें तो U बराबर 0 कर दें, है ना, तो यहाँ से A इंटू टा बच जाएगा। मैंने बोला था टा होगा, मिस्टेक हो गई थी। तो टा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमको निकालना क्या है, अनुगमन वेग। तो ये समीकरण हमारे पास बन के आ गई, VD इक्वल्स टू EV/LM इंटू टाओ। इसको टाओ पढ़ते हैं बट इसकी शुद्ध भाषा होती है टाओ। VD का मान समीकरण 1 में अगर आप जैसे ही रखोगे तो I बराबर NA, VD के स्थान पे हमने E/LM लिख दिया, टाओ ऐसा ही रहेगा और E भी आपका ऐसा ही रहने वाला है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से V को उठाकर इधर ले आओगे, तो I/V इक्वल्स टू NA E² टा अपॉन LM। अब आप इसको उल्टा कर दो, कहने में इसको पलट दोगे, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास, इसको पलटोगे तो B/I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, LM/NA E² टाउ। तो ये निकल के आ जाएगा। अब आप बोल सकते हो कि जहाँ LM/NA E² टा बराबर कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को आप याद कर लो, R होता है। तो V/I इक्वल्स टू कितना आ गया निकल के, B/I इक्वल्स टू कितना आ गया निकल के, R निकल के आ जाएगा, जिसको हम ओम का नियम कहते हैं। तो यही हमारा प्रूफ हो जाता है ओम का नियम। इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए, तो रिक्वेस्ट है आप अच्छे से इसे सॉल्व कर लीजिए। ओम के नियम की परिसीमाएं क्या हैं वो भी हम यहाँ पर बताने वाले हैं। ओम का नियम केवल वैद्युत परिपथ के लिए ही लाभ से लागू होता है, परंतु किसी परिपथ में तार की जगह अगर हम बल्ब लगा दें तो बल्ब में ऊष्मा उत्पन्न होगी, जिस कारण क्या हो जाएगा, उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। और जैसे ही उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा और धारा I घट जाती है, अर्थात ऐसे परिपथ जिनका प्रतिरोध ज़्यादा होता है वहाँ पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। समझ में आ गया जी।
अब अगला क्वेश्चन है, इसी अगला टाइप है क्या, प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, परंतु उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो इस प्रकार से आप सीख लीजिए। देखिए आर क्या होता है, लंबाई पर निर्भर करता है, ये आप लगा सकते हो कि आर प्रोपोर्शनल एल के होता है ना। तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये कि आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a, दोनों को यहाँ पर ऐड कर लेना। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो आर समानुपाती L/a। यहाँ से कांस्टेंट को हटाओगे ना, जैसे ही आप यहाँ से समानुपाती का सिंबल हटाओगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा, जहाँ इसको बोलते हैं रो। ये क्या, रो को यहाँ पर कांस्टेंट पढ़ते हैं ये रो। तो रो जहाँ पर क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है ना। फिर आप क्या जानते हो, हम जानते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये वाला फॉर्मूला निकल के आ जाएगा जी। रो बराबर RA/L है ना जी। तो R बराबर क्या हो जाएगा, Lm/n e² × टा। ये हमने अभी बताया, आप लोगों को याद होगा जी। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों वैल्यूज़ को आमने सामने पुट कर दोगे। फिर आपके सामने निकल के क्या आ जाएगा, mL/n e² a × टाउ L/a। L/a से L/a काट दोगे तो रो इजकस टू क्या निकल के आ जाएगा, ये भी फॉर्मूला बनता है। इसको बोलते हैं रो इजकस टू m/n e² टाउ। तो ये आपके लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए सभी स्टूडेंट। अगला है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या है, किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड व्यय होने वाली ऊष्मा को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर W/T है ना जी। इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। देखिए W बराबर होता है VIT, तो VIT आप लगाओगे तो T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P बराबर कितना हो जाएगा, V × I। इस बेस पर न्यूमेरिकल आता है P = VI से, याद कर लीजिए सभी स्टूडेंट जी। इसी बेस पर न्यूमेरिकल बनते हैं। B बराबर होता है I × R, तो P बराबर हो जाएगा I² × R, ठीक है। तो VI बराबर क्या हो जाएगा, V/R। अगर हम जैसे ही लगाते हैं ना, तो आप क्या करोगे, तो P बराबर हो जाएगा V²/R। इससे भी न्यूमेरिकल बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। फिर है प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, किसी चालक में ताप वृद्धि के कारण प्रतिरोध R का मान बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि ताप वृद्धि में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का छायांकाल घट जाता है, इसीलिए बढ़ जाता है, ठीक है ना जी। इसीलिए उसका ताप बढ़ जाता है जी। यदि किसी चालक तार का 0 डिग्री सेल्सियस है तथा T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध R0 तथा T है तो RT हो तो RT बराबर, ये भी फार्मूला इस बेस में न्यूमेरिकल बन सकता है ना। RT बराबर R0 1 + अल्फा T। इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हो डियर स्टूडेंट, है ना। जहाँ अल्फा क्या है, अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, अगला है किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हो। सेल के विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में अंतर बताइए। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, 12, 13, 14 और 17 में 16 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध को समझाने के लिए हम चलते हैं, अच्छे से इसका कलर चेंज कर लेते हैं जी। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। सेल के वैद्युत अपघट्ट के द्वारा धारा के प्रवाह में उत्पन्न किए जाने वाला अवरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, वैद्युत वाहक बल में क्या डिफरेंस है और टर्मिनल विभवांतर में क्या डिफरेंस है, वो हम यहाँ बताने वाले हैं। तो वैद्युत वाहक बल का मान सेल के टर्मिनल विभवांतर के बराबर या कम अधिक हो सकता है। बंद परिपथ में, इसमें लिखेंगे बंद परिपथ में सेल से धारा लेते समय टर्मिनल विभवांतर का मान सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना में कम होता है। जैसा आप यहाँ पर याद करना चाहो वैसे याद कर सकते हो जी। दूसरा है खुले परिपथ में विद्युत सेल के सिरों के मध्य विभव का अंतर
सेल का विद्युत भाग बल कहलाता है। बंद परिपथ में सेल के सिरों के मध्य विभव का अंतर ही सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है ना। सेल का विद्युत भाग बल बाह्य परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, ये सेल के प्रकार पर निर्भर करता है। ये भी आपको याद करना पड़ेगा। अगला है, इसमें लिखेंगे बंद परिपथ में विद्युत वाहक बल या विभवांतर का मान परिपथ के दो बिंदुओं के बीच मध्य प्रतिरोध के समानुपाती होता है। अगला क्या है, इसी में विद्युत वाहक बल किसी सेल में आवेश संपूर्ण परिपथ में प्रवेश आवेश प्रवाह के हेतु कार्यों को व्यक्त करता है। ये सेलों के सिरों के बीच बाह्य परिपथ आवेश हेतु किए गए कार्य को व्यक्त करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला यहाँ पर हम लॉन्ग क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चंस मैं कहूँगा आप लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इतने ज़्यादा टफ लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं जो स्टूडेंट को याद ही नहीं होते हैं। याद करने वाले टॉपिक्स नहीं है, आपको समझना है इस चीज़ के लिए। ठीक है, अगला है विभव मापी की संरचना बताइए, इसकी कार्यविधि बताइए और इसकी तुलना कीजिए। हम किसकी तुलना करना है, दो सेलों के वैद्युत वाहक बलों की तुलना कैसे की जाती है, इसको डिफाइन कीजिए अच्छे से। तो आप पूरा इस क्वेश्चन को वॉच करना, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको 100% समझ में आएगा। विभव मापी क्या होता है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विभव मापी की इम्पोर्टेंट फैक्ट। जी, विभव मापी में मुख्यतः एक उच्च प्रतिरोध व एक निम्न प्रतिरोध ताप गुणांक की मिश्र धातु जैसे कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन आदि का 4 से 12 मीटर तक लंबा एक समान व्यास का तार होता है। इस व्यास के तार 1 मीटर के समांतर टुकड़े के रूप में चित्र की भांति, चित्र अभी दिखाऊंगा आपको, एक लकड़ी के तख्ते पर बिछा देते हैं। तार के सभी टुकड़े तावे की भांति मोटी पत्तियों द्वारा श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाते हैं। इस प्रकार संपूर्ण तार के प्रारंभ होने वाले सिरे और अंतिम सिरे पर क्रमशः ए और बी पेच यहाँ पर लगा दिए जाते हैं। तारों की लंबाई के समांतर 1 मीटर पैमाना एम लगा रहता है, जो कि जॉकी की स्थिति पढ़ लेता है। अब यहाँ पर चित्र के माध्यम से आप अच्छे से इसको समझ लीजिए। देखिए, ये हमारा जे लगा हुआ है, जे की तरह जॉकी हो गया है, ये आपको दिख रहा है। मैंने अभी जॉकी वर्ड बोला था, ये आपका जे फॉर जॉकी हो गया। अब ये जो है विभव मापी की कंडीशंस को दर्शा रहा है। इस चित्र आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, जिससे आपको अच्छे से चित्र समझ में आ जाए। ठीक है, विभव मापी का क्या सिद्धांत होता है, किस सिद्धांत पर ये कार्य करता है। जी, इसमें मुख्यतः एक लंबा व एक समान व्यास का धातु का प्रतिरोध तार ए बी होता है, जिसका सिरा ए एक संचायक बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा होता है। बैटरी का ऋण ध्रुव एक कुंजी के तथा धारा नियंत्रक RH के द्वारा तार के दूसरे बी से जोड़ दिया जाता है। धारा नियंत्रक द्वारा तार AB में धारा को घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है ना। E एक प्रकार का सेल है जिसका विद्युत वाहक बल नापना है। इसका धन ध्रुव के A सिरे से जोड़ दिया जाता है तथा ऋण ध्रुव एक धारामापी G के द्वारा जॉकी से जोड़ दिया जाता है ना, जो इस प्रकार खिसक कर कहीं स्पर्श कराई जा सकती है। इसको आपको ध्यान में रखना है, तो आप इसको चित्र के माध्यम से समझ लीजिए। बैटरी से वैद्युत तार के सिरे A और V की ओर बहती है, अतः A और V के ओर तारों के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव कहता है। तार की प्रति एकांक लंबाई से विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे K से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। देखिए, ये चित्र भी आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। यहाँ पर जो K लगा हुआ है, K को कुंजी पढ़ते हैं, ये आपका लगा हुआ धारा नियंत्रक, इसको धारा नियंत्रक पढ़ते हैं, है ना। ये V1 लगा हुआ, ये हमारा V है, ये जॉकी है। इनको आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। माना जॉकी को J1 पर स्पर्श कराते हैं, जबकि A और J1 के बीच विभवांतर E और सेल के विद्युत वाहक बल से कम है। चूँकि बिंदु A का विभव
1 से ऊंचा है अतः बैटरी V1 की धारा AEJ1 के मार्ग में प्रवाहित होगी। परंतु आपको क्या याद करना है, परंतु E का धन ध्रुवण बिंदु A से जुड़ा होता है, अतः सेल की धारा AJE मार्ग से धारामापी की प्रवाहित होगी। अतः ये स्पष्ट है कि दोनों धाराएं परस्पर विपरीत दिशा में होंगी, परंतु सेल का विद्युत वाहक बल बैटरी के कारण A व J के बीच अधिक होगा, है ना। फिर आपको क्या करना है, अतः सेल का धारा की प्रबलता ज़्यादा होगी। इस प्रकार AGE की प्रवाहित धारा का मान एक परिणामी धारा के कारण परिणाम स्वरूप एक सुई की ओर विक्षेपित हो जाएगी, है ना। जिस प्रकार से विक्षेपित हो जाएगी, यदि इसके विपरीत जबकि J2 पर स्पर्श कराते हैं, जबकि A व J2 के बीच विभवांतर और सेल E के बीच विद्युत वाहक बल अधिक हो, तो बैटरी B1 की धारा प्रधानता ज़्यादा होगी। इस दशा में एक परिणामी धारा AEJ2 की विपरीत दिशा में और धारामापी की सुई से पहली ओर इस दिशा में यहाँ पर विक्षेपित हो जाएगी, है ना। स्पष्ट है, जौकी से स्पष्ट है कि जौकी की दोनों ओर J1 और J2 के मध्य एक ऐसा बिल्कुल माध्यम यहाँ पर जुड़ा हुआ है, एक बिंदु होता है। जिस प्रकार की जौकी को स्पर्श कराने के लिए धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा, अतः ये शून्य की स्थिति को प्राप्त हो जाएगी और ऐसी स्थिति में आ जाएगी जहाँ A और J के मध्य क्या हो जाएगा, विभवांतर और विद्युत वाहक बल का मान बराबर हो जाएगा। बोल सकते हो V कितना हो जाएगा, E, ऐसा आप बोल सकते हो। फिर आपको क्या करना है, माना तार एक तार में बहने वाली धारा का मान I तथा एक तार की 1 सेंटीमीटर लंबाई हो और उसका विशिष्ट प्रतिरोध हमारे पर रो दे रखा हो, तब विभव प्रवणता के बराबर होता है I × P। तो आप यहाँ से फॉर्मूला बड़ी इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे जी, 1 मिनट। जी यहाँ थे ना हम लोग जी। तार का AJ की लंबाई L सेंटीमीटर हो तो बिंदु A व J के बीच विभवांतर V हो, तो V = क्या हो जाएगा, K × L। K नहीं हो तो आप E भी कर सकते हो, जहाँ पर जो K है ना विभवमापी की प्रवणता कहलाएगी जी। तो E बराबर क्या हो जाएगा, K × L। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो अच्छे से। विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ा दी जाती है ना, जिससे विभव प्रवणता कम हो जाती है और विक्षेप की स्थिति I से अधिक दूरी पर हो जाती है। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है बट आपको याद कराने की गारंटी मैं लेता हूँ, 100% याद हो जाएगा आपको, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अगर आप हमारे क्लास को पूरा वॉच करते हो तो गारंटी के साथ आपको याद होगा। पहले विभवमापी के तार के सिरों A व B के बीच एक संचायक सेल अथवा बैटरी V1 का धारा निरंतर RH एक कुंजी K1 जोड़ देते हैं, तो V का धन ध्रुवण के सिरे से जुड़ा होता है ना। जिन दो सेल E1 व E2 के विद्युत वाहक बलों की हमें गणना करनी होती है, उनके ध्रुवों को A से जोड़ देते हैं तथा ध्रुवों को एक द्विमार्गी कुंजी K2 के साथ एक शंट अनुयुक्त धारामापी G से जोड़कर जौकी में स्पष्ट कर देते हैं, जी जोड़ देते हैं। जैसे ही आप इसको जोड़ोगे तो पहले कुंजी K1 को लगाकर तार का व्यास AB के विभवांतर स्पष्ट किया जाता है, यानी कि स्थापित किया जाता है। अब पहले सेल E1 से E1 को कुंजी K2 के द्वारा परिपथ में डालते हैं और जौकी के द्वारा शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात कर लेते हैं, है ना। मान लो तार पर शून्य विक्षेप की स्थिति बिंदु A से L दूरी के लिए की जाए, L1 यहाँ पर दे रखा है, तो आपके पास फार्मूला निकल के क्या आ जाएगा कि E बराबर कितना हो जाएगा, K × L1। मैं फार्मूला प्रूफ करा रहा हूँ आपके लिए, जहाँ के तार का विभव प्रवणता दे रखा है, तो इसी प्रकार दूसरे सेल को K2 के द्वारा पुनः शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। मान लो इस प्रकार की स्थिति में A से L2 दूरी पर बहुत दे रखा है, तो आप यहाँ पर सॉल्व कर लोगे कि E2 बराबर कितना हो जाएगा, K L2।
तो आप कह सकते हो E1/E2 बराबर L1/L2। इस बेस पे न्यूमेरिकल बनता है। सो आप इस बार फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए, है ना स्टूडेंट जी। तो इस सूत्र से E1/E2 की गणना कर सकते हैं, जिससे एक सेल और एक प्रमाणिक सेल हो जिसका विद्युत भाग बल ज्ञात होता है। दूसरी सेल का विद्युत भाग बल ज्ञात किया जा सकता है यदि शून्य विमापी में शून्य विक्षेप की स्थिति में E1 और E2 में कोई धारा नहीं बहती हो तो, है ना। अतः विमापी से सेल का अर्थात विद्युत भाग बल प्राप्त होता है, ठीक है ना जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम अपनी तरफ से करा रहे हैं, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है मीटर सेतु। तो मीटर सेतु क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। मीटर सेतु हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ ये आपके पेपर में आ सकता है, क्योंकि इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपके जो एग्जामिनर आते हैं वाइवा लेने के लिए आपके कॉलेज में, वो आपसे पूछ सकते हैं कि मीटर सेतु के बारे में वर्णन कीजिए, तो आप लोग वहाँ पर नहीं बोल पाओगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है पूरा क्लास ज़रूर देखें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको हमारे द्वारा बनाया हुआ क्लास अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और सभी दोस्तों के पास अपने शेयर कर दें। तो यहाँ पर देख सकते हो आप मीटर सेतु क्या है। मैं अपने हैंड रिटन नोट आपको दे रहा हूँ, मेरे खुद के नोट हैं जो मैं आपके लिए यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मीटर सेतु व्हीटस्टेन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। यह उपकरण आधारित जैसा बोलो जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। कैसे ज्ञात किया जा सकता है, आइए हम इसको वर्णन करते हैं। पहले आप इसकी रचना सीख लीजिए, इसका चित्र भी मैं दिखाऊंगा इसी सेशन में। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, है ना। आप अपने आप को लॉस कराओगे, मेरा तो कुछ है नहीं, मेरा काम पढ़ाने का, रेगुलर पढ़ाते रहूँगा। इसमें 1 मीटर लंबा कॉन्स्टेंटन अथवा मैग्नीन का तार AC लगा होता है, जुड़ा होता है, जो कि एक लकड़ी के बोर्ड पर मीटर पैमाने के सहारे कसा रहता है। तार के दो सिरे A और C और L में मुड़ी हुई तांबे की मोटी पत्तियों से जुड़े रहते हैं, जिनके ऊपर संबंधक पेंच लगे रहते हैं, है ना। इन पत्तियों के बीच में दो और कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। दो और खाली स्थान क्यों छोड़ दिया था वो भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है जी। तो वहाँ पर क्या होता है, खाली स्थान छोड़कर एक तीसरी तांबे की मोटी पत्ती लगी रहती है, जिस पर 3 संबंधक पेच लगे रहते हैं, है ना। इस पत्ती के मध्य पेच D से एक सुग्राही धारामापी को जोड़ दिया जाता है, और जैसे ही आप सुग्राही धारामापी को जोड़ोगे ना तो वैसे ही क्या होगा, क्या हो जाता है, वहाँ पर जोड़ दिया जाता है तथा धारामापी का दूसरा सिरा सर्पिली कुंजी V से जोड़ देते हैं। V को तार AC के समांतर एक सरलता से कहीं भी खिसकाया जा सकता है। अब इसको खिसकाया जा सकता है, इसका चित्र आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। मैंने जैसा बताया आप चित्र में वैसा देख सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बोला था यहाँ पर एक प्रतिरोधक बॉक्स होता है, तो ये प्रतिरोधक बॉक्स हो गया। यहाँ पर एक प्रतिरोधक तार, ये प्रतिरोधक तार पड़ते हैं इस चीज़ के लिए। यहाँ पर ये दिख रहा है, ये प्रतिरोधक तार है। यहाँ पर S लगा हुआ है, इसको PQRS है ना, वो S होता है यहाँ पर प्रतिरोध। S क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर प्रतिरोध हो जाएगा। S क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पर G लगा हुआ है, G को पढ़ते हैं शंट, जैसे कि इसमें बता रहा हूँ। ये हमारा 100 सेंटीमीटर का है, तो 100 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1 मीटर का ये है, ठीक है। और यहाँ पर धारे निरंतर नीचे की ओर लगा देते हैं ये लोग। ये बैटरी लगी है, इसका प्लस पॉजिटिव है, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर एक की कुंजी लगी हुई है ना। तो आप इसको समझ सकते हो। प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं मीटर सेतु में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ जी। तो प्रतिरोध तार के अज्ञात प्रतिरोध S को ज्ञात करने के लिए C व D के बीच जोड़ते हैं। एक प्रतिरोध बॉक्स R को A और D के बीच रिक्त स्थान में जोड़ते हैं। जब सर्पी कुंजी तार AC को
बीच के किसी बिंदु B को छूती है तो क्या हो जाता है, तार AC का प्रतिरोध दो बराबर भागों में बट जाता है। जैसे मान लीजिए एक AB और दूसरा BC में बट गया, है ना, बट जाता है। तो ये व्हीट स्टेन सेतु के दो प्रतिरोध PQ के समान कार्य करता है और अज्ञात प्रतिरोध हमें S ज्ञात कर लिया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने व्हीट स्टेन सेतु में इसको पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। व्हीट स्टेन सेतु वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसे देख सकते हो। P/Q = R/S। तो इस प्रकार से ये फार्मूला आपने व्हीट स्टेन सेतु में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अब इसको यहाँ से याद कर लीजिए। तार AB का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R बराबर फार्मूला क्या होता है, ρL/A। फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, मैंने बताया इसी क्लास में। BC का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, Q। मान लीजिए 100 मीटर लंबा तार है तो Q बराबर हो जाएगा ρ100 - L बटे कितना, A, है ना। 100 में से घटा रहे लंबाई के लिए और टोटल बटे उसके क्या लिख रहे हैं, A। ये फार्मूला है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, है ना। फिर आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 बटा समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, P/Q, है ना, 2 क्या है, Q। सारी वैल्यू को आप P से रो काट दीजिए, A से A काट दीजिए, तो R/S निकल के आ जाएगा। P/Q = क्या होता है बच्चों, R/S, है ना। अब आप क्या करोगे, R/S बराबर निकाल दोगे L/100 - L। अब इसको आप क्या करोगे, R/S बराबर इतना, अब इसको उल्टा करोगे, इसको पलट दोगे, मतलब इसको 1/में लिख दोगे, इसको ले जाओगे ऊपर, तो S बटे R बराबर 100 - L बटे L। 100 - L बटे L आपको ये याद करना है जी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, S बराबर क्या हो जाएगा, 100 - L बटे L इंटू R को इंक्लूड करना है, तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा राइट। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और मीटर सेतु की क्या परिसीमाएं होती हैं, ये भी यहाँ पर सीखते हैं। मीटर सेतु की सहायता से बहुत छोटे प्रतिरोधों का मान सही से हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ये भी उसकी एक परिसीमा है। फिर है आपका यहाँ पर, मीटर सेतु की सहायता से तार में अधिक देर तक तथा धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तार के गर्म होने के कारण प्रतिरोध क्या होता है, उसका बदल जाता है, चेंज होता रहता है प्रतिरोध, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, विभव मापी से, अगला क्वेश्चन है, विभव मापी से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए परिपथ खींचिए तथा प्रयुक्त सूत्र का निगमन भी कीजिए। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे 2019 में पूछा गया था, और कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप इसको इमेजिन कर सकते हो, है ना। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस किया जा रहा है आप लोगों के साथ। अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगा इस क्वेश्चन के लिए जी। प्रथम बैटरी V1 तथा दिए गए सेल E के धन ध्रुवों को विभव मापी के संयोजक पेच A से इस प्रकार जोड़ देते हैं कि बैटरी V1 के ऋण ध्रुव को धारा नियंत्रक RH तथा प्लग कुंजी K के द्वारा विभव मापी के संयोजन पेच B से जोड़ देते हैं। लेग्रांसी सेल के ऋण ध्रुव से शंट युक्त धारा मापी G से जोड़कर जो कि J में जोड़ देते हैं। लेग्रांसी सेल E के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध बॉक्स तथा एक प्लग बॉक्स K2 कुंजी लगा देते हैं, है ना। तो आपने यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से दिखाना चाहेंगे इस चीज़ के लिए जो मैं बोल रहा हूँ। आप चित्र जरूर बनाना, अच्छे से बनाना, क्योंकि चित्र के ऊपर ही बच्चों नंबर होते हैं। एग्जामिनर आपका चित्र देखता है, देखेगा हाँ इसमें चित्र आपका ठीक है, तो आपको फुल मार्क्स दे देगा। और एक आध थ्योरी व्योरी पढ़ता है, बट ज़्यादा थ्योरी में नहीं पढ़ते हैं एग्जामिनर। तो आपको विशेषकर फोकस करना है कि अपना चित्र अच्छे से बनाना है, क्योंकि चित्र में ही फुल मार्क्स मिलते हैं। थ्योरी वो पढ़ के देखेगा, बट थोड़ी और थ्योरी चलती है। चित्र आपका अच्छा है तो ये मान लीजिए K1 है, यहाँ पर ये RH धारा नियंत्रक हो गया, ये K2 कुंजी हो गई, ये हमारा G हो गया, शंट हो गया, और इस प्रकार से जौ की J हो गया। फिर क्या है प्रयोग विधि, इसकी क्या है प्रयोग विधि, ध्यान से सीखेंगे सभी स्टूडेंट जी। पहले प्लग कुंजी K1 का प्लग लगाकर उसे ऑन कर देते हैं, और जैसे ही आप उसको ऑन करोगे ना,
ऑन कर देते हैं तथा प्लग K2 को खुला ऑफ रहने देते हैं, जो कि J को विभवमापी के तार पर खिसकाकर धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। इस स्थिति में के निकट पहुंचने पर धारामापी से संड हटा लेते हैं अतः पुनः यथार्थ शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं। यदि तार के सिरे A से शून्य विक्षेप की स्थिति L हो तो L1 हो तो दिए गए सेल का विद्युत भागबल क्या हो जाएगा, तो विद्युत भागबल निकल के आ जाएगा E बराबर फार्मूला आ जाएगा निकल के K और L1, है ना, K L1 ये फार्मूला निकल के आ जाएगा। आप जैसे ही इस फार्मूले को देखोगे ना तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बस इतना ही आपको लगाना है। जो फार्मूला मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ आपके पास 2 मिनट में आ जाएगा। अब प्लग जहाँ के विभवमापी की प्रवणता होती है, मैंने अभी डिस्कस करके आपको बताया ही है। अब प्लग K2 का भी प्लग लगाकर उसे ऑन कर देते हैं तथा प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से उपयुक्त प्रतिरोध R लगाते हैं। पुनः जॉकी की सहायता से धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। फिर हमें क्या करना है, यदि तारों के सिरे A से शून्य विक्षेप की स्थिति की दूरी L2 हो तब सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू K बटे B इक्वल्स टू K इंटू L2 क्या हो जाएगा, V बराबर K इंटू L2। फिर आपको क्या करना है स्टूडेंट, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देना है। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को भाग दोगे तो K से K तो ऑलरेडी कट जाएगा, K बटे K तो उसे आप काट ही दोगे, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। E बटे B बराबर L1 बटे L2 ये आप लिख सकते हो। फिर आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, दिए गए सेल का विद्युत वाहक बल E वोल्ट अथवा या तथा आंतरिक प्रतिरोध R ओम है। सेल को R ओम के प्रतिरोध के Y परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर E अपॉन R प्लस R, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। तो आप E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा क्या, इसको उठा के ले जाओ I इंटू R प्लस R, इसको हम समीकरण में 4 मान लेंगे। अब आप क्या करोगे स्टूडेंट, इतना निकालने के बाद यदि प्रतिरोध R और के बीच विभवांतर V हो तो V इक्वल्स टू I होता है। ओम्स लॉ हमने अपने ये पढ़ा होगा। ओम्स लॉ मैंने इसी में डिस्कस कराया है, इसी क्लास में अगर आप पूरा वीडियो देखोगा तो गारंटेड आपको ओम्स लॉ का फॉर्मूला याद हो गया होगा, है ना। तो समीकरण 4 को समीकरण 5 से जब आप भाग दोगे तो E अपॉन V इक्वल्स टू R प्लस R बटे कैपिटल R इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा 1 क्योंकि हम इसमें अलग अलग करना था, R से R कट जाएगा, 1 प्लस R अपॉन R। अथवा ऐसे भी कर सकते हो कि R बटे कैपिटल R बराबर E बटे V माइनस 1, है ना, -1 आप कर सकते हो। अब आप क्या करो, ऐसे भी कर सकते हो आप कि स्मॉल r बराबर कैपिटल R E बटे V माइनस 1, ये भी फार्मूला इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए, यहीं याद कराऊंगा, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। कैपिटल R बराबर स्मॉल r बराबर स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R E बटा V माइनस 1, तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R E बटा V माइनस 1 हो गया याद सभी स्टूडेंट को, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से फार्मूला आ जाएगा निकल के, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बराबर स्मॉल r बराबर R L1 बटे L2 माइनस 1। फार्मूला लेकर के क्या आ जाएगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर कैपिटल R L1 बटे L2 माइनस 1। समझ में आया सभी स्टूडेंट के लिए जी। एक बार पुनः रिवीजन कराएंगे इस चीज़ के लिए, जिससे आपको दोबारा से रिवीजन करना ना पड़े। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, स्मॉल r बराबर कैपिटल R L1 बटे L2 माइनस 1। तो इस बेस पर न्यूमेरिकल बनता है, इसको याद कर लीजिए। तो आज की क्लास को बस यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल
स्टडी सक्सेसफुल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, है ना, जिससे आने वाली सभी इम्पोर्टेंट क्लास नोटिफिकेशंस एंड प्रीवियस क्वेश्चन की इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे, है ना। और इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों और सभी अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स को शेयर कर दीजिए, और पसंद आया है तो इसको लाइक भी कर दीजिए, है ना। अगली क्लास हम लेकर आएंगे पार्ट 2 न्यूमेरिकल की, है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वैसे ही नहीं बोल रहा हूँ। अगली जो क्लास में लेकर आऊँगा उसमें केमिस्ट्री के पार्ट 2 का न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊँगा, ठीक है। तो भाई आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, अगर आपको इन क्वेश्चनों का PDF चाहिए, ये क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व कराए हैं, आप चाहते हो कि सर मुझे इनका PDF मिल जाए, तो मैं आपको ये PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल मुफ्त में। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑल स्टूडेंट एंड माई ऑल फ्रेंड।